हाँ जी, मेरे झारखंड बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, हम लोगों का इकोनॉमिक्स में 95% से ज़्यादा नंबर आए, अच्छा नंबर आए, इसके लिए हम एमसीक्यू का तैयारी के लिए जो आप लोगों के लिए 8 से 10 वीडियो का सीरीज लाए हैं, ये उसका वीडियो नंबर 7 होने वाला है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में बताने वाले हैं। तो चलो समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि समय ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत कम है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट फटाफट रेडी हो जाओ, फटाफट क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। चलो समय नहीं गवाते हैं, एक एक करके हम लोग हर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या हो गया, चलो जल्दी आओ। चलो, तो ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। देखो जी, क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो हम सबको पता है अर्थशास्त्र का 3 प्रमुख केंद्रीय समस्या होता है। क्या उत्पादन करे, यानी कितनी मात्रा में उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। हम सबको पता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट, how to produce, second first what to produce, second how to produce and third for whom to produce। तो हमको देखना है कि इन तीनों इनमें से कौन सा आर्थिक समस्या, मतलब कौन सा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। तो किसके लिए उत्पादन हो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। बाकी ये सब अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। का को ए बोलने का, खा को बी बोलने का, गा को सी बोलने का और घा को डी बोलने का, ठीक है ना इंग्लिश वाले लोग। चलो, बोल रहा है क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। मतलब इन चारों में से कौन ऐसा चीज है जिससे हम लोगों का डिमांड जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ना तो डिमांड बढ़ेगा ना तो घटेगा। वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द कोमोडिटी। सर इससे तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर मान लो कीमत कम होगा तो मांग बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, तो ये तो करेगा। संबंधित वस्तु की कीमत, रिलेटिव गुड्स का प्राइस, ये भी इफेक्ट करेगा। उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। तो ये 3 चीज तो इफेक्ट करेगा। कौन नहीं करेगा? संसाधनों की कीमतें, यानी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। संसाधनों का कीमत से सिर्फ उस वस्तु का कॉस्ट, यानी उस वस्तु का लागत बढ़ेगा और बाकी कुछ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। इन विच इकोनॉमी आर सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, यानी बाजार की समस्याओं का समाधान बाजार से होता है, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विपरीत होने का क्या कारण है। What is the reason of for the rightward shift of the production possibility curve। यानी ये चीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट साइड इस तरीके से पीपीसी कर्व जो शिफ्ट होता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है तकनीकी विकास, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर तकनीकी में विकास होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, तो इससे जो है पीपीसी कर्व खिसकते जाएगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ते जाएगा, ठीक है। राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर गा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यानी जब हम लोग किसी एक अतिरिक्त इकाई का वस्तु का उपभोग करते हैं तो इससे कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है, इसको सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। हम सबको पता है व्हाट इज द चेंज कोल्ड बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जब हम लोग एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं और इससे टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आता है, इसी को मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एमयू बोला जाता है। ये एमयू का डेफिनेशन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी। हम कई बार आप लोगों को ये चीज ग्राफ से समझाए हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में, अगर मान लो आपको ग्राफ वाला, अरे बाप रे, कभी भी मान लो क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दे कि टीयू और एमयू में क्या फर्क होता है, तो आप लिख सको टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम तब होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 यानी कि शून्य होगा, ठीक है। 3 रिलेशन होता है। अगर क्वेश्चन में टीयू और एमयू में अंतर पूछे या टीयू और एमयू में रिलेशन पूछे, तो आपको यह क्वेश्चन बनाना है लॉन्ग में, ऐसे फॉर्मेट बना के लिखने का, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं। नेक्स्ट बोल रहा है उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द
इंडिफरेंस कर्व हम लोगों का बेसिकली इस तरीके का होता है, इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का, ठीक है। चलो देखते हैं इंडिफरेंस कर्व के लिए यहां से कौन सा चीज गलत है। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव, सही बोल रहा है। देखो नेगेटिव नीचे गिर रहा है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल सही है। उदासीनता को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड आइसो सेटिस्फेक्शन कर्व, बिल्कुल सही। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, ये गलत बोल रहा है, क्योंकि कितना भी इंडिफरेंस कर्व आप खींच लो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा, ठीक है, कभी नहीं काटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को यहां पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ गुड्स इज ए पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज में लाया जाता है, जैसे चाय और चीनी, गाड़ी और पेट्रोल, पेन और पेपर, ये सब। चाय और कॉफी ये दोनों जो, एक मिनट गलत बोले क्या, चाय और चीनी सही है, इंक और पेपर सही है, गाड़ी और पेट्रोल, ठीक है। चाय और कॉफी, टी और कॉफी जो है एक दूसरे का प्रतिस्थापन वस्तुएं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सप्लीमेंट्री गुड्स है। पेप्सी और वो भी सप्लीमेंट्री गुड्स है। साबुन, लक्स साबुन, डब साबुन, या तो लक्स साबुन से ना हो नहीं तो डब साबुन से ना हो, ये भी सप्लीमेंट्री गुड्स है। कार और पेट्रोल, हाँ कार और पेट्रोल ये दोनों मेरे लिए जो है वो कंप्लीमेंट्री गुड्स है, यानी एक साथ ये दोनों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है। व्हाट इज द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू विच पीरियड। रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग पीरियड में यानी लॉन्ग रन से रिलेटेड होता है, दीर्घकाल से संबंध होता है। रिटर्न टू स्केल दीर्घकालीन को बोला जाता है। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। लो भाई इतना बार पढ़ाए हैं, लगभग हर चैप्टर में, हर पीडीएफ में, हर स्लाइड्स में हम बता रहे हैं इस चीज को। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जो लेखक हैं वो है जॉन मेराड किन्स, JM किन्स। अच्छा आप हमको एक बार कमेंट करके बताओ इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था और पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी कब आया था, ये भी हमको दो चीज नीचे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अच्छा एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा था उस बुक का क्या नाम था, ये भी हमको बता दो तो थोड़ा। एडम स्मिथ सर ने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम भी हमको कमेंट करके बताना नीचे। बोला गया है यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समानांतर हो, यानी इस तरीके से, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y, एक्स अक्ष के समानांतर है यानी ऐसे है, तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच क्या होगी। इफ द डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो हम लोगों का अनंत होगा, बिल्कुल अनंत होगा, अनंत होगा। यहाँ टच हो रहा है ना, अनंत होगा, इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखते हैं एवरेज कॉस्ट बोल रहा है, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। कुछ कुछ और फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, और हम लोगों का ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ये इतना फॉर्मूले को भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है, याद रखना। आगे अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है। अल्पकाल में कुछ साधन जो है वो स्थिर रहता है और कुछ साधन जो है वो परिवर्तनशील, मतलब एक साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होगा, तो ऑप्शन गा यानी कि सी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर देयर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड कुछ रहेगा और कुछ को वेरिएबल रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा।
आगे AR क्या दर्शाता है, फॉर्मूला पूछ रहा है एवरेज रेवेन्यू का, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और ये जो है डेल्टा TR डिवाइडेड बाय क्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा। ठीक है, आगे किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, मतलब इस तरीके से होता है, AR बराबर MR, इन विच मार्केट इज द AR कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। बाकी एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत बाजार में जो है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू बड़ा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, इस तरीके से होता है बाकी दो में, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, आया समझ में? आगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR तथा MR के बीच संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR और MR इन मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, अभी तो बोले AR MR के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे सम उत्पाद किस बाजार की विशेषता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज ए फीचर ऑफ विच मार्केट, होमोजीनियस बाबू लोग, होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी एक समान वस्तु जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि विभेदित कीमत किस बाजार की विशेषता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए फीचर ऑफ विच मार्केट, अलग अलग सामानों का अलग अलग दाम या एक सामानों का अलग अलग दाम, ये पाया जाता है हम लोगों का किसमें, एकाधिकार बाजार में यानी मोनोपोली में। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर होगा। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहेगा, तो दूसरे स्तर तक चाहेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एट विच स्टेज डज ए रेशनल प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस सेकेंड लेवल पे। अब देखो आप बोलोगे सर दूसरा स्तर क्या होता है, तो अगर मान लो पहले स्तर पे अगर लागत घट रहा है तब वो उत्पादन करते जाएगा, लागत स्थिर है तब भी करेगा, ये पहला स्तर है, ये लागत स्थिर है दूसरा स्तर, लेकिन जब लागत बढ़ने लगेगा तब वो उत्पादन को छोड़ देगा, तो वो दूसरे स्तर तक ही उत्पादन करना जो है वो पसंद करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है। ये भाई कितना बार ये क्वेश्चन बताए हैं, बताओ ये क्वेश्चन हम कितना बार बताए हैं कि नहीं, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध होता है, इतना बार ये क्वेश्चन बताए हैं। चलो अब हम आप लोगों को इसको छोड़ रहे हैं, नीचे हमको एक बार तनिक कमेंट करके तो बताओ ना। देखो हम आंसर इसलिए छोड़ते हैं ना ताकि आप लोग खुद से एक बार कमेंट करके देखो। बहुत सारे लोग होता है वीडियो को देखता नहीं है, स्किप करके भाग जाता है, फिर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है और खुद परेशान रहता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में देगा 100%। हम बोल रहे हैं जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, एग्जाम में बैठ के जब आओगे ना, आंसर की जब हम मैच करवाएंगे ना शाम को 4 तारीख और 6 तारीख को, ये क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा तब। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% हम बोल रहे हैं जी, मिलेगा मतलब मिलेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम बहुत बार बताए हैं इसको, इतना बार बताए हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीट इज ए इंटरमीडिएट गुड्स, तो गेहूं सब में जरूरत होगा, चपाती बिस्कुट ब्रेड सब में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमी, तो राष्ट्रीय आय पूरे देश का आय है, तो पूरे देश के बारे में हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखा था, J.M. किन्स ने लिखा था। कमेंट करके बता सकते हो किस साल उन्होंने लिखा था इसको। ठीक है, रेगनर फ्रिश वो आदमी थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में बांटा था। ठीक है, आगे 25 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है, किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है। क्वेश्चन में बोल रहा है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन जीडीपी कैलकुलेटेड, तो जीडीपी निकालने का 3 मेथड होता है। पहला मूल्य वृद्धि विधि यानी वैल्यू एडेड मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद विधि, उत्पाद विधि यानी कि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड, जो भी बोल लो, प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड। दूसरा आय विधि यानी इनकम मेथड, तीसरा व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों विधि से हम लोग जीडीपी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। चलो देखते हैं, सेंट्रल बैंक बोले तो RBI,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन काम नहीं है? मुद्रा निर्गमित करना, इशू ऑफ करेंसी, हमको पता है नोट यानी करेंसी छापने का काम आरबीआई करता है, ये काम है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल करना भी काम है। जनता से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, नहीं, ये नहीं करता है, क्योंकि ये काम कमर्शियल बैंक यानी कि व्यापारिक बैंक वगैरह करता है। सरकार का बैंकर, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ है। कौन नहीं, क्या काम नहीं करता है? तो ऑप्शन सी वाला काम ये नहीं करता है। आगे बोल रहे हैं भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है? द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन है इंडिया का सेंट्रल बैंक? हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है। आगे, निम्नलिखित में से सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? विच इज द मोस्ट लिक्विडिटी मनी एमोंग द फॉलोइंग? तो M1 जो होता है वो सबसे तरल मुद्रा माना जाता है। फॉर्मूला पूछ रहा है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। बोल रहा है क्वेश्चन पे ये मान लो कि अगर एमपीसी का वैल्यू 0.4 है तो गुणांक यानी के का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम सबको पता है फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो बताना तो जरा, 1/1 माइनस एमपीसी है 0.2, यानी डिवाइड करेंगे तो 1 बाय घटेगा तो 0.8 आएगा। जब पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा और यहाँ पे 8 हो गया। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.25 आएगा। कितना आएगा डिवाइड करके? 1.25 आएगा। ठीक है, आया बात समझ में? हाँ, और कुछ कुछ फॉर्मूला, अगर एमपीएस बोलता तो एमपीएस का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। एक और फॉर्मूला लिख लो कि एमपीसी प्लस एमपीएस का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। इतना फॉर्मूला सब याद रखना। किनेसियंस मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, इसको भी लिख लो, इसको काहे छोड़ोगे? ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखना, इतना से ही आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कौन डायरेक्ट टैक्स नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है? उपहार कर, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। संपत्ति कर तो वेल्थ टैक्स डायरेक्ट कर होता है। आयकर इनकम टैक्स भी है। लेकिन ये जो वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, यानी कि जीएसटी, ये हम लोगों का अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा कर होता है बाबू? अप्रत्यक्ष कर, यानी कि ये हम लोग के लिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे नेक्स्ट बोल रहा है हम लोग को क्वेश्चन में, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका, इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डिफिशिएट। क्या बोलेंगे इसको? रेवेन्यू डिफिशिएट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। बोल रहा है पेंशन एवं रोजगार भत्ता है, पेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलोवेंसेस आर, तो ये हस्तांतरण आय यानी ट्रांसफर आय है। जैसे पेंशन नहीं सुनते, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, छात्रवृत्ति, ये सब। आगे आ रहा है, एक देश में कितने केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक देश में सेंट्रल बैंक एक होता है, लेकिन अमेरिका के पास 12 गो सेंट्रल बैंक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर पे बोल रहा है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर, देखो आर बोला, अगर आर बोला है तो एक फॉर्मूला तो नहीं, एक आंसर तो नहीं होगा। विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल है। मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, हु इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया? इंपॉर्टेंट, 1 रुपया का नोट या 1 रुपया का सिक्का भारत में कौन छापता है? ये काम है भारत का वित्त मंत्रालय का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, यानी इंडियन फाइनेंशियल मिनिस्ट्री का काम होता है। और 1 रुपया का नोट को छोड़ के बाकी जितना भी नोट है वो आरबीआई जारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स? उत्पाद शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, ये हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ये हम लोग का डायरेक्ट टैक्स है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणांक किसके बराबर होता है? द मल्टीप्लायर इज इक्वल टू,
तो मल्टीप्लायर हमेशा जो है निवेश में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन को बताता है। चेंज इन द इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, इसीलिए तो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 रुपये का नोट के अलावे अन्य नोटों को कौन जारी करता है? हु इशू नोट अदर देन द 1 रुपी नोट, 1 रुपया के नोट को छोड़ के बाकी सारा नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI छापेगा, और 1 रुपया का नोट को छापेगा वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ये 1 रुपये के नोट को छापेगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक? क्या स्टेट बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, बिल्कुल करता है। जनता को ऋण देता है? गिविंग लोन टू द पब्लिक, बिल्कुल देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, हो गया सारा का सारा हम बता दिए। ये नीचे आंसर की है यहाँ जो आप देख रहे हो, लेकिन आंसर की बताने का जरूरत यहाँ पे नहीं होगा, हम जितना क्वेश्चन बताएं सब सही है। हो गया, एक और वीडियो लेकर के आएंगे 40 MCQ का, इसके बाद परख, एक लास्ट बचेगा परख। तो परख अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो बोलना, इस साल अपलोड करेंगे। नहीं पढ़ना चाहते हो तो पिछले साल हम परख पढ़ाए हैं, यूट्यूब में जाकर सर्च करना परख परख इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर जैक बोर्ड, मेरा वीडियो आपको मिलेगा, आप देख करके वहां से पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश सब चीज अलग में पढ़ाए थे, और टेलीग्राम चैनल पे सब PDF आप लोगों को दे रहे हैं, दिए हैं, वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, चलो बाय।